BD 511 के लेक्चर नंबर 102 से लेकर 108 तक डीएनए सीक्वेंसिंग को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट लेक्चर में इसमें डिस्कस किया गया है कि डीएनए सीक्वेंसिंग होती क्या है। डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी आपके पास जो डीएनए का फ्रैगमेंट है या फिर जो क्रोमोसोम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर बेस पेयर्स के सीक्वेंस से प्रेजेंट हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत सारी फील्ड्स में काम आती है, जिसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं मॉलिक्यूलर एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसका बहुत काम है कि हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से चेक कर सकते हैं कि अगर तो दो ऑर्गेनिजम्स के सीक्वेंस आपस में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें कंपेयर करना हो कि ह्यूमंस और बैक्टीरिया का आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, तो हम बैक्टीरिया का क्रोमोसोम लेंगे और उसको सीक्वेंस कर लेंगे और ह्यूमन का क्रोमोसोम लेंगे और उसको सीक्वेंस कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि दोनों के सीक्वेंसेस आपस में किस हद तक मैच करते हैं। तो इस तरह से एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाया जा सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ होगा। और क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी है तो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा मेडिसिन में हम ये पता चला सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के ज़रिए कि जेनेटिक काज क्या हो सकती है, कि जो फॉर एग्जांपल कोई जेनेटिक डिज़ीज़ है या हमने चेक करना है कि किसी डिज़ीज़ की वजह उसकी जीन्स के अंदर म्यूटेशन तो नहीं, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट ह्यूमंस में हम सीक्वेंस करें और जहाँ पे वो डिफरेंस आ रहा हो जीन के अंदर, तो हम वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस बंदे को ये बीमारी है तो इसके जीन में ये म्यूटेशन प्रेजेंट है, जबकि सेहतमंद लोगों में ये म्यूटेशन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह फोरेंसिक्स में बहुत काम आती है डीएनए सीक्वेंसिंग, जो हमें जाए वारदात से सैंपल्स मिल जाते हैं, अगर हम उन सैंपल्स की सीक्वेंसिंग कर लें और फिर जो मुलजिमान होते हैं उनके डीएनए को सैंपल की सीक्वेंसिंग कर ली जाए, फिर हम मैच कर सकते हैं कि अगर तो जाए वारदात से मिलने वाले सैंपल उन मुलजिमान में से किसी के सैंपल के साथ मैच करते हैं तो इसका मतलब है कि वही मुजरिम है। तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग के फ़ायदे हैं या उसकी एप्लीकेशंस हैं। इसके ये टेक्निक जो है 1970s के आखिरी मतलब सालों में डीएनए सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल शुरू हुआ था। देन कम्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग लेक्चर 103। ये बहुत मशहूर तरीक़ाकार है मैक्सम गिलबर्ट मेथड का। इसमें होता कुछ यूँ है मैक्सम गिलबर्ट मेथड में कि अगर हमारे पास डीएनए का एक सैंपल मौजूद है, हमने उसे डी नेचर कर लिया, यानी कि उसका अब हमारे पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड मौजूद है और उसका कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट का हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है ATGC का। अब अगर हम इसको बेस पेयर्स प्रोवाइड करते हैं तो इसके अगेंस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाएगा। लेकिन हमने अपने बेस पेयर्स में क्या किया है कि हमने इसको सिंपल ATGC के जो है न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रोवाइड किए हैं और इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डार्क पर्पल से है ये जो आम बेस पेयर्स हैं, और जो यहाँ पे मैंने लाइट पर्पल से मेंशन किए हैं ये वो बेस पेयर्स हैं जो कि लेबल्ड हैं। लेबल्ड बेस पेयर्स के साथ एक तरीका उसका ये होता है कि जहाँ पे लेबल्ड बेस पेयर आ जाता है उसके बाद रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है, उसके बाद डीएनए का स्ट्रैंड फर्दर नहीं बनता है। तो होता यूँ है कि अब मिक्सचर में ये दोनों किस्म के बेस पेयर्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे ये बेस पेयर अटैच होना शुरू होंगे इस तरह से, और उसके बाद एक जगह पे कहीं पे भी आके ये कहीं पे भी लग सकता है दूसरा लेबल्ड। जहाँ पे लेबल्ड डीएनए लग जाएगा वहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो उसका डबल स्ट्रैंड बनने का, उस डबल स्ट्रैंड को बाद में हम सीक्वेंस कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने सैंपल के अंदर एक ही डीएनए का सैंपल था तो उसको हमने लेबल्ड और जो नॉर्मल बेस पेयर थे वो प्रोवाइड करके उसकी सैम्पलिंग कर ली है, उसके डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बना लिए हैं। कुछ फ्रैगमेंट्स छोटे बने होंगे कि उनके अंदर शुरू में ही वो लेबल डीएनए लेबल बेस पेयर आ गया था, और कुछ फ्रैगमेंट्स बहुत लंबे बन जाते हैं कि उनमें जो लेबल्ड है पेयर है वो काफ़ी एंड पे आता है। अब ये हमारे पास डिफरेंट पेयर्स आ गए हैं। वो सारे फ्रैगमेंट्स छोटे बड़े साइज़ के आपस में कंपेयर कैसे होते हैं वो इस डायग्राम की मदद से समझा जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है और इस वक्त मेरे पास इतनी स्टेमिना नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इसके प्रोसेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हो कि मैक्सम गिलबर्ट मेथड के ज़रिए सीक्वेंसिंग
की किस तरह जाती है कि जो फ्रैगमेंट्स बन गए हैं उन फ्रैगमेंट्स को कंपेयर किस तरह किया जाता है, और ये डायग्राम आपकी मदद करेगी वो समझने में। तो वो मैं वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि ये वाला जो टेबल है इसको रट्टा लगा लेना है कि लेबलिंग कैसे की जाती है, कि अगर हमने जी वाले फ्रैगमेंट्स को लेबल करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, उसके लिए कौन सा रिएक्शन यूज़ किया जाता है, कौन सी उसके लिए यूज़ किए जाते हैं रीएजेंट्स। ये सारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी तौर पे हर बंदा रट्टा लगा ले। हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे भी 104 में भी एक सीक्वेंसिंग का मेथड बताया गया है जिसको चेन टर्मिनेशन या डाईडीऑक्सी मेथड कहते हैं। ये सैंगर और उसके साथियों ने डिवाइस किया था 1977 में। और इसके अंदर क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है डाईडीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। यानी कि आम तौर पे जो डीएनए के अंदर जो होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड, वो होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन जब मज़ीद एक ऑक्सीजन उसके अंदर से निकाल दी जाती है तो फिर वो बन जाते हैं डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। और डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का जो फॉर्मल नेम है उसको लंबा करके, यानी कि उसको साइंटिफिकली मज़ीद एक्सप्लेन करके नाम उसका लें तो वो हो जाता है डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अच्छा देखिए, ये हमारे पास नॉर्मल डीएनए का जो है ना न्यूक्लियोटाइड वो होता है, कोई भी बेस पेयर अटैच हुई हो सकती है और यहाँ पे 2 के ऊपर से एक ऑक्सीजन है जो है वो गायब होती है। अगर आप यहाँ पे 3 वाले कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो फिर ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो जाएगा डाईडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में। अब ये प्रोसेस काम किस तरह करता है कि इसके अंदर मज़ीद लेबलिंग की जाती है कि ताकि हमें सीक्वेंसिंग करने में आसानी हो, तो हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज़ करते हैं इस न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के अंदर। कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे फॉस्फेट्स ऐड होने हैं ना, तो ये जो फॉस्फेट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव P32 यूज़ किया। इसके आगे की स्लाइड में सारा तरीक़ाकार एक्सप्लेन किया हुआ है डाईडीऑक्सी मेथड का, और इसका भी मैं एक लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप अगर इसको फर्दर समझना चाहें तो वहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि पेपर सर पे आए हुए हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर के अंदर 2 ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो ये कि डी डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है और इसके अलावा कौन सा रेडियो एक्टिव मटीरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो P32 है। सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ चेन टर्मिनेटर सीक्वेंसिंग। ये बेसिकली सैंगर मेथड ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अंदर ज़रा इम्प्रूवमेंट्स लाई गई हैं, मॉडिफिकेशंस की गई हैं ताकि हमें बेहतरीन मतलब हम सीक्वेंसिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट कर सकें। 106 ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग हमें ये बताया गया है कि जब जैसे हमने देखा, जो कि हमने नहीं देखा डाईडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मेथड में भी, और इसके अलावा जो मैक्सिम गिलबर्ट मेथड था उसमें भी जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस किया जाता है, और फिर उसके बाद आपने इन सीक्वेंसेस को स्टडी करना होता है, इन सीक्वेंसेस को रीड करना होता है। तो ये रीडिंग पहले मैनुअली की जाती थी, खुद एक सीक्वेंस एक बेस पेयर को देखा जाता था कि पहले जी है, फिर उसके बाद टी है, ए है, तो ये सारा मैनुअल वर्क था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि क्रोमोसोम्स बहुत लंबे लंबे सीक्वेंसेस होते हैं, जीन्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग की ज़रूरत महसूस की गई कि किसी तरह से इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाए और ह्यूमन इंटरवेंशन को इसमें कम से कम किया जाए। पहले यहाँ पे एक डायग्राम में बताया हुआ कि किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस काम करती है, कि ये जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस है और उसके बाद अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल आप यूज़ कर रहे हैं, कलर लेबलिंग यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से एक जेल इलेक्ट्रोफेरोग्राम बनता था, और उसकी मदद से फिर आप सीक्वेंस स्टडी कर सकते हैं कि जहाँ पे रेड पीक्स आ रही हैं वहाँ पे टी है, जहाँ पे ब्लैक पीक्स आ रही हैं वहाँ जी है, जहाँ पे ब्लू पीक्स आ रही हैं वहाँ पे सी होगा। अगेन ब्लैक आ गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जी है, और इसी तरह से जब ग्रीन पीक आएगी तो फिर वो ए होगा। इस सारे प्रोसेस को पहले मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन ऑटोमेटेड में अब ये होता है कि सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं तो और मशीन्स मौजूद हैं, तो सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है।
इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक तो बहुत जल्दी हो जाता है और ये बहुत एक्यूरेट होता है ह्यूमन इंटरवेंशन की निस्बत, अगर जो मशीन वर्क है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में यही बताया गया है कि वो कितना एक्यूरेट होता है कि अगर 400 बेस पेयर्स हों तो उसके अंदर एरर के चांसेस 3.2% होते हैं, और अगर 400 बेस पेयर से कम की जीन हो तो चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं, 2.8% एरर के चांसेस रह जाते हैं। ये वैल्यूज़ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज़ 108। इसमें हमें DNA सीक्वेंसिंग के डेटाबेसेस बताए गए हैं, क्योंकि ह्यूमन समेत बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जीनोम जो है वो सीक्वेंस हो चुका है, और अब वो इतना ढेर सारा डाटा के कौन सी जीन्स मौजूद हैं, कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर, और उन जीन्स का प्रॉपर सीक्वेंस है क्या, ये सारा जो डाटा है डिफरेंट डेटाबेसेस में प्रेजेंट है, और इसको ये पब्लिक है। इसको हम अगर हम भी चाहें तो हम इंटरनेट के थ्रू इसको असेस कर सकते हैं। 3 मशहूर डेटाबेसेस के अंदर ये ज़्यादातर डाटा पाया जाता है। एक है NCBI, इसकी शॉर्ट फॉर्म्स आप याद कर लीजिएगा। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये एक अमेरिकन डेटाबेस है। और उसके बाद है DNA डाटा बैंक ऑफ जापान, इसका एब्रीवेशन है DBJ। ये जापान में उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। और उसके बाद एक यूरोपियन डेटाबेस है, यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट यानी कि EBI। So that's all for gene sequencing. I hope this lecture helps you in exam preparation.